तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो पहला करंट अफेयर्स है आपका, वो है देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा। कार्बन तटस्थ मतलब कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। और आपको पता है कि भारत जो है 2070 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य पूरा करेगा। उस दिशा में हर क्षेत्र में जो है हम कार्बन न्यूट्रल होने जा रहे हैं, कार्बन तटस्थ होने जा रहे हैं। मतलब कि एक ऐसा हवाई अड्डा भी इस्टेब्लिश किया गया है। यह है कुशोक बकुला रिनपोंजे टर्मिनल। अब आपको यह शायद पता ना हो कि यह एयरपोर्ट कहां पड़ता है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट की। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। ये आपका कौन सा, इसका नाम है कुशोक बकुला रिनपोजे टर्मिनल। ये आपका कहां पड़ता है? ये आपका है लेह में। लेह में। एक बार नाम आप लोग लिख लीजिएगा इसका। ठीक है, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है, जो हमारा जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा लद्दाख में लेह में हवाई अड्डा ये अवस्थित है। इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है चिन्हित किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और इसको जियो थर्मल और सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट यहां पर डेवलप किया गया है। सोलर जो है सोलर के माध्यम से और भूतापीय प्रणाली, इन दोनों के माध्यम से जो है यहां पर एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। ध्यान रखिएगा, कुशोक बकुला रिम्पोजे हवाई अड्डा लेह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका लेह का हवाई अड्डा है और ये आपका जो है भारत का पहला क्या बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन तटस्थ। स्पष्ट है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लद्दाख को पहला कार्बन तटस्थ केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाने का एक तरीके का आपका जो है एक एक संकल्प लिया गया है कि लेह लद्दाख को पहला कार्बन तटस्थ केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो उसी दिशा में पूरे प्रयास जारी हैं, उसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर होता जा रहा है। चंदन कुमार जी, देखो यूपीएससी का रिजल्ट आया है कल, और यूपीएससी के रिजल्ट में टोटल संस्थान से 25 बच्चों का हुआ है। ठीक है, आप लोग पूछते हैं तो मैं फिर चलिए बता ही देता हूं। 25 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं जो है संस्थान से। ठीक है, 25 बच्चों का संस्थान से क्वालिफाई हुआ है। जो जो है यूपीएससी के, अब मेंस को लेकर के हम आंसर राइटिंग लेकर के आएंगे, उसमें आपको बच्चे मिलेंगे भी जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे अभी बाद में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार क्लास कर लेते हैं, फिर बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे उन सभी बच्चों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो जो लेह लद्दाख है आपका, लेह लद्दाख, इसको पहला यूटी बनाना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। और कैसा, कार्बन न्यूट्रल, मतलब जहां पे कार्बन पूरी तरीके से क्या हो जाए, जीरो इमिशन हो जाए, जीरो उत्सर्जन हो जाए, तो इस दिशा में प्रयास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, ये आपका एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने बता दिया, पहला कार्बन न्यूट्रल आपका हवाई अड्डा के तौर पे है। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है जिसका नाम है लंगत सिंह कॉलेज। ठीक है, इसका नाम है लंगत सिंह कॉलेज। आप सोचते होंगे सर कहां कहां से उठा के लाते हैं करंट अफेयर्स। अब आप लोग को पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। ठीक है, लंगत सिंह कॉलेज है ये। इस कॉलेज में एक बहुत ही पुरानी खगोलीय वेधशाला थी, 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला थी। इस वेधशाला में जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये कॉलेज कहाँ अवस्थित है? बिहार में। कहाँ भी अवस्थित है? बिहार में। बिहार में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार में अवस्थित है आपका। यहां पर जो है खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, खगोलीय वेधशाला मतलब तारामंडल है। शायद आप लोग तारामंडल गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे तारामंडल है, और इस तारामंडल को जो है क्या किया गया, लंगत सिंह कॉलेज के इस तारामंडल को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। किसमें सम्मिलित किया है? विश्व विरासत सूची में। अब इसमें जो वेधशाला थी आपकी लंगत सिंह कॉलेज में, ये वेधशाला के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये वेधशाला में जो उपकरण मंगवाए गए थे सारे इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, आजादी के पहले की वेधशाला है आपकी। ठीक है, तो लंगत सिंह कॉलेज
भारत का पहला तारामंडल है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां पड़ता है लंगर सिंह कॉलेज? आपका बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके क्लियर करते जाते हैं। क्लियर है। अब देखो, एक बहुत बहुत खतरनाक मामला है, पूरा मामले को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, एक मामला है पूरा का पूरा, यह है झारखंड से जुड़ा हुआ। झारखंड से आपको पता होना चाहिए। दरअसल झारखंड सरकार के द्वारा 100% 100% जो है आपका क्या किया गया है, 100% रिजर्वेशन दिया जा रहा था। 100% रिजर्वेशन, 100% आरक्षण की व्यवस्था झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा था, लागू कर रहा था। 100% आरक्षण झारखंड। झारखंड में थोड़ा सा स्थिति बहुत अलग है। वहां पे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो लगातार अभी काफी लंबे समय बाद एक वैकेंसी आई, एसएससी जेएसएससी सीजीएल की आई है। काफी लंबे समय से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और अभी नियोजन नीति को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं है। तो झारखंड की सरकार के द्वारा 100% आरक्षण व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और 2 अगस्त 2022 को निर्णय आया था, झारखंड जो है 100% आरक्षण व्यवस्था लागू कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। 14 जुलाई 2016 को जारी अधिसूचना के द्वारा जो है ये व्यवस्था प्रभावी की जा रही थी। ठीक है, 14 जुलाई 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी। तो जो बेंच थी, जस्टिस एमआर शाह थे उसमें और बीबी नागरत्ना थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई एक ही वर्ग के लिए अवसर उत्पन्न करना, दूसरे वर्ग को पूरी तरीके से बाहर कर देना संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के मौलिक ढांचे के अनुरूप नहीं है। तो ये पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये सभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूरा का पूरा इस पे। ठीक है, और इसके अलावा आपको सब जानते हैं 1992 में इंदिरा साहनी केस आया था, है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50%। ठीक है, अधिकतम सीमा जो है आपकी आरक्षण की 50% रहेगी। और झारखंड सरकार का यह कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 35 है, इन सब के का उल्लंघन कर रहा था। ठीक है, तो झारखंड के द्वारा जो है 13 अधिसूचित क्षेत्रों के लिए क्या किया जा रहा था, 100% आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। अरे यहाँ पे तो लंगर सिंह कॉलेज के बच्चे भी हैं भाई, निखिल प्रीत जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। बाकी देखो आपकी बाद में एक बार डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये पहला गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना है और ये परियोजना एचपीसीएल के द्वारा लाई गई है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपकी। ठीक है, और इसके द्वारा पहली गोबर से बायोगैस परियोजना, है ना, पहले गोबर गैस बनाते रहे होंगे, आप लोग भी कभी ट्राई किए होंगे। तो पहली गोबर से बायोगैस परियोजना जो है आपकी एचपीसीएल के द्वारा जो है स्टैब्लिश की गई है। और ये आपका जो है 29 अगस्त 2022 को संचोर एक जगह पड़ती है राजस्थान में। सांचोर, सांचोर एक जगह पड़ती है राजस्थान में। सांचोर राजस्थान में जो है ये परियोजना लेकर के आई गई है। सांचोर राजस्थान की परियोजना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पे एक षड्यंत्र है, ये संयंत्र है और 1 वर्ष की अवधि के लिए ये पूरा का पूरा आपका कार्यरत किया गया है। 100 टन गोबर का उपयोग यहाँ पे करके जो है यहाँ से बायोगैस स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, आपको पता है भारत सरकार के द्वारा 2018 में गोबर धन योजना विकसित की गई थी। ठीक है, 2018 में एक नई योजना लाई गई थी, गोबर धन योजना। तो गोबर से बायोगैस बनाने का ही उद्देश्य था उसका। गोबर धन योजना गोबर से बायोगैस बनाने का ही
उद्देश्य था एचपीसीएल के द्वारा संचोर राजस्थान में जो है आपका ये बायोगैस प्लांट पूरा का पूरा आपका लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एचपीसीएल के द्वारा लगवाया गया, कहाँ लगाया गया, संचोर राजस्थान में, गोबर गैस से बायोगैस बनाने को लेकर के ये पूरा का पूरा प्रयोग है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है आपका बनाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। स्कूल का नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। ठीक है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। अब ये पहली बार हुआ है कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए है, 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे किसी कारण से स्कूल नहीं जा रहे हैं उन सभी बच्चों को जो है वर्चुअल स्कूल जो है स्टैब्लिश करने का प्रयास ये किया गया है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जुड़ा होगा ये पूरा का पूरा स्कूल, और ये भारत का पहला वर्चुअल स्कूल है जो अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है, एनआईओएस का कहना है कि ये आपका दिल्ली में स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है एनआईओएस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। देखो, बहुत सारे बच्चे जो फेल हो जाते हैं ना, जैसे कई बार कई जगहों पे आप लिखे एक बैनर पाते होंगे, फेल विद्यार्थी निराश ना हो, तो फेल विद्यार्थी निराश ना हो वो ये एनआईओएस से ही पास करने की बात होती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन बनाया गया है। तो ये जो आपका इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, ध्यान रखिएगा, दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्कूल है। ठीक है, तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल है आपका, ये दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है, ध्यान रखना इस बात को, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर, स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं, 5 राज्यों में अनुसूचित जनजातियां जितनी भी हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी है, उनको मंजूरी प्रदान की गई है। मतलब 5 राज्यों में नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 5 राज्यों में जो जनजातियां हैं, देखो बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जिनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति बनाई गई है। अनुसूचित जनजाति मतलब जो जनजातियां अनुसूचित कर दी गई हैं जातियां, ये आपकी किससे जुड़ी हुई है, एसटी कैटेगरी, आपकी जो आपकी है ना एसटी कैटेगरी, ठीक है, उसकी श्रेणी में इनको जोड़ा गया है। तो 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये पूरी मंजूरी दी गई थी। इसमें आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, गोंड और उससे जो जुड़ी हुई जनजातियां है ना, इसकी कई सारी उप जनजातियां हैं, जैसे कि धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सब आती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति है, हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति, इसको भी दर्जा प्रदान किया गया अभी हाल ही में। इसके बाद तमिलनाडु में 2 जनजाति है, नारुकोरवन और कुरीविकारुवन। ठीक है, तमिलनाडु में है नारकोरवन, नारीकोरवन। ठीक है, नारीकोरवन, इसको रुक जाइए लिख देता हूं मैं सही से, कोरवन। ठीक है, नारीकोरवन, और दूसरी आपकी कुरीविकारन, ठीक है, दूसरी जनजाति आपकी ये है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में बिझिया जनजाति, छत्तीसगढ़ की है बिझिया जनजाति, छत्तीसगढ़ की बिझिया जनजाति। कर्नाटक की वेट्टा कुरुबा जनजाति, कर्नाटक में आपकी वेट्टा कुरुबा जनजाति, कुरुबा। ये आपकी टोटल 5 राज्यों की जनजातियों को क्या किया गया है, आपके दर्जा दिया गया है अनुसूचित जनजाति का, एसटी का। ठीक है, किसने दिया है, आपका 14 सितंबर को दिया गया है। आपको पता है ये काम राष्ट्रपति जी का होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता है। सारा कुछ जो है, आप एक चीज ध्यान रखा करिए, ये सब कैबिनेट का काम है, जो राष्ट्रपति का काम हो सब कैबिनेट का काम है। ठीक है, ध्यान रखना है।
2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी? 8.6%। टोटल एसटी पूरे देश में थे 8.6%। अब लगातार देखिए नई जनगणना के अनुसार इनकी संख्या बढ़ेगी पहले से। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, सभी लोग क्लियर होता जा रहा है? एक एक टॉपिक टॉपिक क्लियर हो रहा है ना भाई सभी का? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, दूसरी पीढ़ी का एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है 10 अगस्त 2022 को। 10 अगस्त 2022 को। ठीक है, आपको पता है 10 अगस्त को क्या होता है? विश्व जैव ईंधन दिवस होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी के पास जो है आपका क्या बनाया गया है? एक इथेनॉल संयंत्र बनाया गया है। पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा, यहाँ पे क्या है? एक इथेनॉल संयंत्र है आपका, सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल संयंत्र है। ये पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा लिमिटेड के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकी का पर है ये, और 3 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है ये प्रतिदिन के स्तर पे, इससे जो है जो पराली है उसका उपयोग करके इथेनॉल बनाया जाएगा। तो इथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं देश में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लगभग 3 लाख टन जो है आपका 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का निर्माण करेगा। लगभग 2 लाख करोड़ पराली का उपयोग किया जाएगा इसमें, और इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो भारत की इथेनॉल क्षमता लगातार बढ़ रही है। हमारी 400 करोड़ लीटर प्रतिदिन प्रति वर्ष की क्षमता इथेनॉल को लेकर के। तो पानीपत हरियाणा में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 अगस्त 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका जो है एक इनिशिएटिव है युवा 2.0। युवा 2.0 में युवा उभरते बहुमुखी प्रतिभा और लेखक को लेकर के है। ठीक है, बहुत सारे 30 वर्ष से कम आयु के लेखक हैं भारत में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं और अंग्रेजी, ठीक है, जो हमारी 22 भाषा प्लस अंग्रेजी है, इनमें बहुत सारे लेखक हैं जो कि 30 वर्ष से कम आयु के हैं, और इस पे जो है काव्य रचना कर रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं। ठीक है, इन भाषाओं को और बेहतर बना रहे हैं। तो इनको जो है क्या करना है? इनको और प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को पीएम युवा जो है एक नई जो है एक इनिशिएटिव लाया गया है, पीएम युवा 2.0। पीएम युवा 2.0, ठीक है, और इसका शुभारंभ किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया। एनबीटी जो है इसकी आपकी जो है कार्यान्वयन एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करेगी इसमें। और इसमें टोटल 75 लेखकों को चुना जाएगा, और चयन का माध्यम जो भारत सरकार की वेबसाइट है www.mygov.in। ठीक है, एक वेबसाइट आप सभी को पता है ना, mygov.in। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से 75 युवा जो है लेखक चुने जाएंगे। ठीक है, और इन सभी लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, मेंटरशिप दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इनके लिए हैं, और इनके जो बुक और कविताएं होंगी उनको एनबीटी के द्वारा प्रकाशित भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। युवा 2.0 ये लेखकों से जुड़ा हुआ है, युवा लेखकों से जुड़ा हुआ है, 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर स्पष्ट है सभी को? कितने हैं इसमें? 75 युवा लेखकों को चुना जाएगा युवा 2.0 में। क्लियर स्पष्ट है सभी को? ठीक है, तो इनके जो पुस्तकें होंगी उनसे जो है भारतीय संविधान की इन भाषाओं के विकास में भी योगदान होगा। चलिए अगला चलते हैं। आपको पता होगा हर साल दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। ठीक है, तो अभी जो टोटल अभी 41वां जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ था। ठीक है, तो अभी ये 14 से 27 नवंबर 2022 में लगा था, 27 नवंबर 2022। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है, इंटरनेशनल ट्रेड लगता है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे लगता है? प्रगति मैदान एक जगह है, वहां पे बुक फेयर भी लगता है, ट्रेड फेयर भी लगता है, सारे के सारे बड़े बड़े जितने भी इवेंट होते हैं, काफी बड़ी जगह है। प्रगति मैदान पे जो है आपका पूरा का पूरा ये लगाया गया था। इसमें फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और केरल थे, 2 राज्य थे इसमें, और लगभग 12 देश इसमें शामिल थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूके और यूएई। ठीक है,
तो 12 देश सम्मिलित थे, कोई जो भी नहीं सभी का नाम जानना, मैं आपको रफली बता देता हूँ। फोकस स्टेट इसमें उत्तर प्रदेश और केरल थे आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए अगला करंट अफेयर्स है। अगला जो करंट अफेयर्स है आपका, ये आपका आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, अभी नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नवी विश्व आयुर्वेद का विश्व आयुर्वेद का आयोजन किया गया। नवी विश्व आयुर्वेद का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ठीक है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? पणजी में, पणजी गोवा में। कहाँ किया गया था? जगह का नाम पणजी गोवा में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि आयुर्वेद को मजबूत बनाना है, भविष्य की कल्पना, भविष्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देना, जो भी उपभोक्ता हैं उनके बीच में और जो पेशेवर हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके, एक इसके लिए वैश्विक मंच प्रदान करना है। तो प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसमें आपको शायद मैंने बताया भी है कि 3 आयुष संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में है, एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान आपका गाजियाबाद में है और दूसरा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान आपका दिल्ली में है। ये 3 संस्थान इसमें दिए गए और ये अल्टीमेट गोल है कि आयुर्वेद को स्टैब्लिश करना। लगातार भारत सरकार बड़े बड़े आयुर्वेद से जुड़े हुए संस्थानों को दे रही है। तो एक आपका भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में बनाया गया है, एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में। तो इसको वहीं पर जो है आपके ये आयोजन था, ठीक है, गोवा में ही आयोजन था, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। देखिए पहला जो आपका आयुर्वेद कांग्रेस था वो 2002 में स्टैब्लिश हुआ था। पहला आयुर्वेद कांग्रेस 2002 में कोच्चि में आपका बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन पणजी में किया गया था, ठीक है। और यदि मैं डेट की बात करूं तो 8 से 11 दिसंबर 2022, 8 से 11 दिसंबर 2022, ठीक है। इसमें 3 इंस्टीट्यूशन राष्ट्र को दिए गए। पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद, मैं जस्ट उसी के बगल में पास में ही क्लास ले रहा हूं आपका, ठीक है, यहीं पे हापुड़ रोड है, कलेक्ट्रेट के जस्ट बगल में, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली। ये आपका पूरा का पूरा जो है नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के तहत आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आज करंट अफेयर्स में एक तो नवी वैश्विक विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के बारे में बात की। इसके बाद ये 41वां इंडिया ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था। युवा 2.0 के बारे में हमने बात की, ठीक है। इथेनॉल संयंत्र के बारे में बात की पानीपत हरियाणा में। इसके बाद हमने बताया कि 5 राज्यों में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। हमने बताया कि इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल स्टैब्लिश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद हमने बताया आपको कि गोबर गैस से जो है आपका एचपीसीएल के द्वारा एक बायोगैस संयंत्र स्टैब्लिश किया गया है राजस्थान में। इसके बाद हमने बताया कि 100% आरक्षण दे रहा था भैया झारखंड, 100% आरक्षण दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इस मामले को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपको लंगर सिंह कॉलेज है बिहार का, यहाँ से जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ की जो वेधशाला है उसको जो है किया गया है। और ये आपका जो है लेह का अंतर जो है हवाई अड्डा है जो कि कार्बन तटस्थ बन चुका है। तो ये आपकी करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज है। सभी लोगों ने लिख लिया? आज टॉपिक थोड़ा बढ़ा दिए थे मैंने आज ये था कि भाई थोड़ा सा क्लास हमारी है ना, आज टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। अब इनको पढ़िए, रट जाइए, सभी लोग रट जाइए भाई।